नमस्कार। भारत के बीमा सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश के लिए आज रेड कारपेट बिछा दिया गया। रेड कारपेट कैसा कि बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई के बिल को आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में इसको पेश किया था और आज राज्यसभा में भी ये ध्वनिमत के साथ पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद जो एम्प्लॉइज यूनियनें हैं, उनके जो सदस्य हैं, उन्होंने इसका तीखा विरोध किया है। खतरा इसमें यह बताया जा रहा है कि जब विदेशी कंपनियां भारत के बीमा क्षेत्र में घुसेंगी तो उससे जो उसकी जो पूंजी है उस पर पूरा नियंत्रण विदेशी कंपनियों का हो जाएगा। एक खास चीज गौर करने वाली यह है कि 100% एफडीआई का रास्ता ऐसे समय में खोला गया है जब ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ यानी ट्रंप के टैरिफ से परेशान है। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या ऐसी स्थिति में जब भारत के शेयर बाजार से विदेशी पूंजी निवेशक अपने हाथ खींच रहे हैं, ऐसे में कौन सी विदेशी कंपनी यहां के बीमा क्षेत्र में निवेश करेगी। दूसरी चीज, वो निवेश करेगी तो जाहिर सी बात है अपना मुनाफा देखेगी, और जो बीमा का जो सेक्टर है, बीमा का जो पूरा बिजनेस है, वो भरोसे पर है, क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी आपको भरोसा देती है और उस भरोसे की गारंटी लेती है सरकार। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि बीमा के जरिए जो पैसे आएंगे, जो पूंजी आएगी, जब उसकी गारंटी किसी विदेशी फर्म के पास होगी तो वह रिटर्न के समय क्या रवैया रहेगा उनका, एक बड़ा सवाल यह भी है। साथ ही साथ भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है एलआईसी, वो सिर्फ भारत की नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी एलआईसी है जो बीमा सेक्टर में काम कर रही है। जी हां, दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। तो सरकार के इस फैसले के बाद, ये नया बिल आने के बाद क्या होने जा रहा है बीमा सेक्टर में और कैसा रहेगा भारत के बीमा सेक्टर का भविष्य, इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से श्रीकांत मिश्रा जी, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी, आज आपने देखा कि बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई का रास्ता खोल दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सरकार के इस फैसले को? बीमा क्षेत्र में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन 1999 में आईआरडीए के कानून यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून बनने के बाद 3 किस्त में भारत सरकार ने विदेशी पूंजी का हिस्सा 74% किया था। अभी कल जो इसको 100% कर दिया गया है, हमारे संगठन के समझदारी के मुताबिक ये केवल आवश्यक नहीं है, ये नहीं होगा, ये इसके लिए राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के लिए और देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है जी। इसीलिए हमारे संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इससे भविष्य के खतरे क्या क्या हैं? सबसे पहली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे दुख हुआ, आपको भी दुख हुआ होगा, तमाम देशवासियों को दुख हुआ होगा। सरकार जिस एफडीआई बढ़ोतरी को एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का नारा दे रही है, कल पार्लियामेंट के ऊपर जो हुआ, इसमें हमें कोई समझदारी, हमारी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कि ये एफडीआई देश के लिए कैसे फायदेमंद होगा। सबसे जो पहला सवाल है, बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं है। मैं थोड़ा सा इतिहास को दोहराना चाहूंगा जी। 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली विदेशी पूंजी किया था और उस समय केवल 26% था, 20%। फिर बिना कोई आवश्यकता के 2015 में 26% 49% कर दिया गया जी। फिर 2021 में थर्ड इंस्टॉलमेंट में 49% जो था उसको 74% कर दिया गया।
तो अब जो कानून फिलहाल जो है 100% में से विदेशी पूंजी का हिस्सा 74% हो सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये मेरी आंकड़ा नहीं है, मेरी संगठन का नहीं है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि कानून में जबकि 74% तक विदेशी पूंजी का इजाजत दी गई है, वास्तव में जितना विदेशी पूंजी भारत के बीमा उद्योग में आया है 74% तो दूर की बात, उसका परिमाण मात्र 32.65% है। यानी 74% 49% भी नहीं छू पाया है, 74% छू पाया है जी। तो जब 32% ही विदेशी पूंजी आया है तो फिर 74 को 100% करने की क्या आवश्यकता है? ये सबसे बड़ी जो हमारी तर्क है जी। दूसरी जो बात है, 99 में जब बीमा उद्योग को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया इसी भाजपा सरकार के नेतृत्व में, तब से लेकर आज तक IRDA के आंकड़े के मुताबिक लगभग 34,000 विदेशी पूंजी बीमा उद्योग में आया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार की तरफ से जो कैंपेन हो रहा है उस कैंपेन में केवल ये कहा जा रहा है कि 84,000 करोड़ विदेशी पूंजी बीमा उद्योग में आया है। 100% अगर कर दिया जाएगा तो इसमें भारी वृद्धि होने वाली है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है 84,000 करोड़ का विदेशी पूंजी तो आया है, ये सच है, लेकिन कई बीमा कंपनी जो भारत में कारोबार शुरू किए थे उनमें से 9 कंपनी भारत छोड़ करके भाग चुके हैं अभी। एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी, पूरे दुनिया के पैमाने पर सबसे बड़ी बीमा कंपनी AIG आज हिंदुस्तान में नहीं है। सन लाइफ हिंदुस्तान में नहीं है, सनमार वो नहीं है। HDFC के साथ एक कंपनी सहबंधित था जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइफ, आज जो हिंदुस्तान में कारोबार नहीं कर रहा है। जानते होंगे तमाम देशवासियों को ये मालूम है, पिछले साल एक विदेशी बीमा कंपनी बजाज एलायंज जो कि हिंदुस्तान की बजाज ग्रुप और जर्मनी के एक बड़ी बीमा कंपनी एलायंज का एक पार्टनर था, एक मतलब कंपनी था जी। ये दोनों के बीच विदेशी पूंजी का हिस्सा को लेकर के जो झड़प हुआ, उसके बाद एलायंज कंपनी ने अब बजाज एलायंज छोड़ दिया है। बजाज ढूंढ रहा है कि किसको पार्टनर बनावे। तो अभी जो 9 या 10 विदेशी कंपनी भारत छोड़ करके भागे हैं, 84,000 करोड़ पूंजी जो आया था वो भागने के बाद लगभग 78,000 करोड़ पूंजी वो अपने साथ लेकर, तो कुल जो निवेश है विदेशी पूंजी का ये बहुत ही कम है। हमारी ये मानना है, हमारी संगठन का, हमारी जो 2000 से लेकर 2025 तक पिछले 25 सालों में विदेशी पूंजी जितना आ नहीं रहा है उसके बदले रेदर उसके खिलाफ बीमा उद्योग में बहुत सारे बेवजह काफी उथल पुथल मच रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से एक दलील दी जा रही है कि विदेशी पूंजी अगर आएगी बीमा उद्योग में, क्योंकि बीमा का पूंजी या बीमा का दीर्घकालिक बचत है, ये पूंजी अगर आएगी तो हमारे देश की आधारभूत संरचना के क्षेत्र में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी निवेश होगा। ये भी जो आर्गुमेंट है ये पूर्ण रूपेण भ्रामक है, क्योंकि भारत सरकार और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर हैं IRDA, उनका आंकड़ा साफ ये बता रहा है विदेशी कंपनी जो बीमा बेच रहे हैं वो नजर में रखते हुए बीमा बेच रहे हैं जी। लेकिन LIC क्योंकि सार्वजनिक उद्योग का एक संस्थान है, LIC के लिए मुनाफा सर्वोपरि नहीं है, LIC के लिए जन कल्याण सर्वोपरि है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट एक लाइन में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से तमाम भारतवासियों को कि आज भारत सरकार बाजार से जो कर्जा इकट्ठा कर रही है उस कुल कर्जे का 1/4 केवल दे रहा है। आज भारत सरकार को जब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है
तो भारत सरकार एलआईसी के पास दौड़ के आते हैं, एलआईसी पैसा दे करके भारत बिल्कुल की आर्थिक संप्रभुता को सुरक्षित रखता है, जो कि कोई प्राइवेट कंपनी ये करने वाला नहीं है। नहीं है। तो एक मैं बड़ा जो कहना, बड़ा बड़ा उदाहरण तो सत्यम का है, सत्यम ग्रुप का है। केवल सत्यम नहीं, आप हाँ। देखिए आज स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, प्रतिभूति बाजार में एलआईसी एक बहुत बड़ा संस्थागत निवेशक है। एलआईसी क्योंकि सरकारी संस्था ऐसे करेगी नहीं, लेकिन अगर एक दिन के लिए आर्गुमेंट सेक में एलआईसी अगर पैसा विथड्रॉ कर लेगी स्टॉक मार्केट में, पूरा स्टॉक मार्केट में गिरावट आ जाएगी, इतनी बड़ी है एलआईसी की। लेकिन एलआईसी का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, एलआईसी का मूल उद्देश्य है जनता की कल्याण, क्योंकि ये सार्वजनिक उद्योग है जी, इस पे नहीं कारोबार कर रहे हैं। ये भी आईआरडीए और भारत सरकार की आंकड़ा बता रहा है, ये जो बीमा बेचते हैं उनका 90% बिजनेस जो है ये स्टॉक मार्केट के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल। यानी स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव होगा, उस उतार चढ़ाव के साथ ग्राहकों का भी भाग्य जो है जुड़ा हुआ है, जुड़ा होता है। और जब ये लोग जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 90% अगर स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ का रोड डेवलपमेंट के लिए कहां से पैसा लाएंगे? बिल्कुल। बिहार, झारखंड या उड़ीसा का कल्याण के लिए पैसा कहां से लाएंगे? लेकिन एलआईसी क्योंकि सरकारी संस्थान है, एलआईसी का बहुत ही कम पैसा स्टॉक मार्केट वाला बीमा में निवेश होता है। ज्यादातर हमारे जो बीमा है ये कन्वेंशनल बीमा में एलआईसी बेचता है, और क्योंकि कन्वेंशनल बीमा है एलआईसी, ज्यादातर पैसा एलआईसी के पास उपलब्ध रहता है, उस पैसे को आधारभूत संरचना में विकास होता है। इसीलिए विदेशी पूंजी को 100% करने से भी कोई विदेशी पूंजी आकर के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाने वाला नहीं है। जी, मैं उसी पर आ रहा था कि 1999 में जब इसको 26% खोला गया था, उस वक्त भी यही तर्क दिया गया था कि इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चरल कामकाज में निवेश आएगा और उसमें पैसे आएंगे। तो हम आपसे यही समझेंगे कि 1999 से आज 2025 हो गया है, अब तो 100% हो गया। हम 100% की बात भी नहीं करते हैं, हम 74% के लेवल पे बात करते हैं। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रुचि दिखाई है विदेशी कंपनियों ने? एक तो रुचि दिखाई नहीं, हाँ, दूसरी है जिस तरफ का बीमा का कारोबार ये कर रहे हैं, रुचि अगर दिखाएंगे भी तो भी इनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि जो पॉलिसी बेच रहे हैं उस पॉलिसी का एक भारी तादाद जो है स्टॉक मार्केट में इनको निवेश करना ही है। बिल्कुल। एक किस्म का पॉलिसी है जिसको कहा जाता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जी। और यूनिट लिंक्ड पॉलिसी जो खरीदते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा स्टॉक मार्केट में इसका निवेश होता है। और मैंने जो आपको ज्यादातर लगभग 90% इनका जो कारोबार है वो यूनिट लिंक पॉलिसी बेच करके आता है। बिल्कुल। इसमें उनके पास कोई पैसा बचने की कोई गुंजाइश नहीं है जिस पैसे को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा। इसके साथ एक जुड़ा हुआ मजेदार बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपने 99 का बात जिक्र किया। हाँ। 99 में उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी जी। तो उस समय जब हम विरोध कर रहे थे एफडीआई का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उस समय भाजपा के एक बड़े नेता हुआ करते थे माननीय आडवाणी जी। उन्होंने हम लोगों का मजाक उड़ाते हुए उस समय कहा कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं अगर विदेशी पूंजी के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खोल दिया जाएगा, हर साल कम से कम $5 बिलियन का विदेशी पूंजी भारत में आएगा। लेकिन दुर्भाग्य, हर साल $5 बिलियन छोड़ दीजिए, पिछले 25 साल में भी $5 बिलियन विदेशी पूंजी भारत के बीमा उद्योग में नहीं आया है। और विशेष करके हमारी ये समझदारी है, आप भी जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे इस मुद्दे को, आपने सही कहा, आज अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो धमकी भारत के प्रति है टैरिफ को लेकर के, आज पूरे विश्व आर्थिक जो उथल पुथल मचा हुआ है। अभी आपको बेहतर मालूम है भारत में जितना विदेशी पूंजी आ नहीं रहा है, मैं केवल बीमा उद्योग के बारे में नहीं कह रहा हूं, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में
जी, हम तो रोज शेयर मार्केट के आंकड़े देखते हैं और एफडीआई जी। और डीडीआई फ्लो उसमें रोज दिखाता है और डेली आउटफ्लो उसमें से निकल आउटफ्लो रहे हैं। ज्यादा हो आउटफ्लो ज्यादा आउटफ्लो है। ज्यादा हाँ। हो ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आरबीआई का आंकड़ा लेकर के आपके साथ साझा करना हम्म। चाहूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मई 2025 में आरबीआई ने एक आंकड़ा दिया है। हम्म। 2020-21 कोरोना समय में लगभग जी। एक साल के अंदर भारत में जो कुल विदेशी पूंजी आया था उसका परिमाण था $44 बिलियन, हम्म। $44 बिलियन। बिल्कुल। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में जो विदेशी पूंजी कुल विदेशी पूंजी भारत में आया है हम्म। उसका परिमाण $1 बिलियन भी नहीं है, $353 बिलियन है, यानी $0.4 बिलियन। तो कहा $44 बिलियन और कहा $0.4 बिलियन। बिल्कुल। तो हमारी ये समझदारी है, आर्थिक सुधार की तमाम डिंडोरा पीटने के बावजूद क्योंकि विदेशी पूंजी आ नहीं रहा है भारत में, हम्म। इसीलिए भारत सरकार ये न तेन प्रकारेण हर दरवाजे खोल करके विदेशी पूंजी को खुश करना चाह रही है। जी। इसीलिए 100% विदेशी पूंजी है बीमा उद्योग। जी, मैंने शुरू में भी कहा कि ये रेड कारपेट वेलकम जैसी स्थिति है। जी। सही कहा। आ, आ, बीमा क्षेत्र के बारे में आप उसकी बारीकियों को बेहतर समझते होंगे, लेकिन बीमा का जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसके लिए, जैसे मुझे अगर इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो इसके लिए मुझे एक भी पैसे की पूंजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये पूरी तरीके से जो पॉलिसी धारक है ये उन्हीं के पैसे पर होता है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एलआईसी भी है तो वो शेयर बाजार में निवेश कर रही है, लेकिन एलआईसी के साथ एक भरोसा है। एलआईसी का माई बाप यहाँ की भारत सरकार है, ये पूरा देश जानता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विदेशी कंपनी यहां निवेश करती है और पॉलिसी धारकों का ही पैसा रहेगा वो जिसको उसको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भारत की भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगी, चूंकि विदेशी कंपनी है तो वहां के भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो फ्लैक्चुएशन का जो अंदाजा है, अभी हम भारतीय शेयर बाजार का ही आकलन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। अब एक साथ जब वो पैसे अलग अलग शेयर बाजार में निवेश होंगे उस विदेशी कंपनियों के जो यहाँ के निवेशकों के होंगे, पॉलिसी धारकों के होंगे, तो इस स्थिति को, ये हालांकि अभी तक काल्पनिक बातें हैं या हाइपोथेटिकल बातें हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? सबसे बड़ा जो खतरा है अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो है जब विदेशी पूंजी 100% होकर के उस कंपनी का मालिक बन जाएंगे, वो लोग जो मुनाफा कमाएंगे उस मुनाफे को क्या होगा। हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बार बार बोल रही है कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ प्रतिबंध डाले जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट विदेश नहीं भागेगा। लेकिन हमारे माननीय जो वित्त मंत्री साहिबा है नहीं कह रही है वो लोग जो मुनाफा कमाएंगे उस मुनाफा को क्या होगा। बिल्कुल, जिसको कहा जाता है प्रॉफिट रिपेट्रिएशन। वो जो प्रॉफिट यहां कमाएंगे वो प्रॉफिट रिपेट्रिएट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर सरकार कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। लेकिन सबसे जो खतरा, सबसे जो नुकसान होने वाला है मेरे हिसाब से ये एलआईसी को नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत की जनता को जो आम पॉलिसी होल्डर है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई भी कंपनी जिसमें कि विदेशी पूंजी का भी अभी हिस्सा है और घरेलू पूंजी का भी हिस्सा है, अभी फिलहाल विदेशी पूंजी 74%, घरेलू पूंजी 26% मान लेते हैं। जिस विदेशी कंपनी का 74% का हिस्सा है, 100% हो बाद मान लीजिए वो डिसाइड करता है वो कंपनी कि मैं इंडियन कंपनी के साथ सहबंधित होकर के पाबंदी लगाते हुए क्यों कारोबार करूं, मैं अपना तमाम इक्विटी को बेच दूं और मैं 100% लेकर के अपना कंपनी खोल दूं, अपना दुकान खोल दूं, किसी इंडियन कंपनी के साथ मैं पार्टनरशिप नहीं बनूंगा। बिल्कुल। तो मान लीजिए जब बीमा उद्योग में अभी जो 50-55 प्राइवेट कंपनी यहां कारोबार कर रहे हैं, एक साथ 20-25 प्राइवेट कंपनी अपना इक्विटी को पूरा बेचते हुए वो अपना कंपनी खुद लगाने के लिए जाएंगे, तो उन तमाम कंपनियों का जो पॉलिसी होल्डर है उनका क्या होगा। बिल्कुल,
बाजार में एक भयंकर संकट खड़ा होने वाला है। और हमें लग रहा है इस चीज को भारत सरकार नहीं ध्यान दे रही है। और क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो कारोबार थोड़ा विषय है, आम जनता का इसमें रुचि नहीं है, जटिलता का फायदा लेते हुए भारत सरकार 100% विदेशी का देने की कोशिश कर रही है जी। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आम आदमी के नजरिए से अगर बात करें और हम अपने दर्शकों को भी अगर समझाएं बहुत सरल शब्दों में, तो जो बीमा का जो पूरा सेक्टर है, बीमा का जो पूरा बिजनेस है, वो पूरी तरीके से घरेलू बचत पर, लोगों की घरेलू बचत जो होती है वो बीमा सेक्टर में जाती है। लोग पैसे जोड़ जोड़ करके, पाई पाई जोड़ करके तमाम पॉलिसीज लेते हैं कि ताकि भविष्य में कोई खतरा हो तो उनके बाद के लोगों को एक सुरक्षा मिले, एक कवच मिले। ये तो पूरा एक बिजनेस मॉडल है इसका। ऐसी स्थिति में आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जब 100% मालिक कोई विदेशी कंपनी होगी तो ऐसे में नुकसान तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर ना कंपनी का होगा, ना LIC का होगा, सीधे तौर पर बीमा धारक का होगा। फिर जो एम्प्लॉइज यूनियन है, जो आप लोगों का जो संगठन है, उसने बहुत बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी किया है और देशव्यापी हड़ताल भी, देशव्यापी विरोध इसका हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या जो आप लोगों का जो संगठन है वो क्या सरकार से कोई प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, इस विषय पर आगे बात करने जा रहा है? आगे की क्या कार्य योजना है? देखिए, इसमें मैं दो चीजों को लेकर के कहूंगा। ये आज नहीं, हमने जब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय भारत सरकार को एक सुझाव दिए थे हमारे संगठन की तरफ से। हमने ये कहा कि विदेशी पूंजी को लेकर के आप LIC के अंदर जो संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 साल के लिए आप कुछ मत कीजिए। हमें LIC में आपके हिसाब से और कौन सा सुधार की आवश्यकता है? 3 साल तक आप LIC को स्थिर रहने दीजिए, LIC के लिए कोई संकट खड़ा मत कीजिए। यूनियन के तरफ से हम आपको लिखित रूप से देंगे, आप जितना एक्सपेक्टेशन है आपका LIC से 3 साल के अंदर तमाम चीज हम लोग करके दिखाएंगे। भारत सरकार ने उस समय नहीं मानी। इसका मतलब है ना तो कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है, ना तो देश की बीमा धारक का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है। उनके लिए शायद अपना जो राजनीतिक विचारधारा है विदेशी पूंजी को न्योता देने का, वो सर्वोपरि है जी। इसके साथ जो अहम सवाल जुड़ा हुआ है, जो आप भी अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे, LIC केवल एक बिजनेस मॉडल नहीं है, केवल एक बिजनेस मॉडल नहीं, क्योंकि बीमा का कारोबार और बाकी कोई प्रोडक्ट हो उसका जो कारोबार, ये दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बिल्कुल। मैं अगर बाजार से कोई सामान खरीद रहा हूं तो सामान खरीदते हुए कुछ पैसा अगर पेमेंट कर दिया, वो सामान मेरा हो गया, दुकानदार के साथ मेरा सारा संबंध वही खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम बीमा का कारोबार करते हैं, हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, हम एक भरोसा बेच रहे हैं, भरोसा बेच रहे हैं। और जब भरोसा बेच रहे हैं, ये बेचने का जो कार्यक्रम है या जो सिलसिला है, ये एक बार कारोबार करने के बाद ये समाप्त नहीं हो जाता है। 20-25 साल तक वो संबंध कायम रहता है। और दुनिया के जो बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसा देश, यूरोप के बड़े बड़े देश, 2008 में जो वित्तीय संकट, पूंजीवादी वित्तीय संकट पूरे विश्व में जो मंडराया था, उस समय हमने क्या देखा? उस समय विश्व के तथाकथित बड़े बड़े जो बीमा कंपनी, प्रोविडेंट फंड सोसाइटी, पेंशन फंड, वो बर्बाद हो गए। और वो बर्बाद हो जाने के बाद उन्हीं लोगों के पास जितने लोग भी अपना बचत रखे थे, उनका बचत भी बर्बाद हो गया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से ये गुजारिश है, क्योंकि बीमा मात्र एक कारोबार नहीं है, कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, एक भरोसा बेच रहे हैं। इसीलिए ये भरोसा, जब सरकार की भरोसा होगा, इसका महत्व ज्यादा होगा। जब कोई विदेशी पूंजी या विदेशी सरमाएदार उस भरोसा को बेचेगा, उसका महत्व कम होगा जी। इसीलिए सरकारी भरोसा को अहमियत देते हुए
एलआईसी जैसा संस्थान को प्राथमिकता देना चाहिए, घरेलू कंपनी या विदेशी कंपनी को कोई प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। जी। तीसरा सवाल इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, अब देखिए 1999 में बीमा तथाकथित लाया गया, लेकिन एलआईसी के कर्मचारी होने के नाते हम गर्व से बताना चाहेंगे आपके माध्यम से तमाम जनता को, जी। पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे, जहां कहीं भी एक सरकारी कारोबार को या सरकारी उद्योग को विदेशी और घरेलू पूंजी के लिए खोल दिया गया है, वहां का सरकारी उद्योग चौपट हो गया है। लेकिन भारत एकमात्र देश है उद्योग को 1999 में घरेलू और विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया गया, लेकिन एलआईसी का जो लीडरशिप है आज भी वो लीडरशिप पोजीशन बरकरार है। आज भी एलआईसी लगभग 65% मार्केट का मालिक है। बिल्कुल। इसका मतलब है आप कितना भी घरेलू या विदेशी कंपनी को बढ़ावा देने की कोशिश करें भारत सरकार, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो एलआईसी जैसा राष्ट्रीयकृत उद्योग के पास का आस्था अटूट है जी। और जब ये पोजीशन है, हमारी ये मांग है आप एलआईसी को और ताकतवर बनाइए, एलआईसी को और समृद्ध कीजिए। कैसे समृद्ध करती है भारत सरकार? 1995 से लेकर 2024 तक एलआईसी की पॉलिसी संख्या में 395% का वृद्धि हुई है, 395%। जी। लेकिन उसी पीरियड के अंदर कर्मचारी संख्या जो है 49% कम हुआ है, लगभग कर्मचारी आधा हो गए हैं। बिल्कुल। तो एलआईसी के प्रति हमारी जो मतलब प्रतिबद्धता है, जनता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारी संगठन ने यह नारा दिया है, परिस्थिति कुछ हो, हमारी जो सर्विसिंग है इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए पॉलिसी संख्या में 395% का वृद्धि और कर्मचारी संख्या में लगभग 9% का गिरावट आने के बावजूद एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट आज भी केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया के पैमाने पर आज एलआईसी लगभग नंबर 1 पोजीशन पर है। बिल्कुल। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी मांग है, विदेशी पूंजी को छोड़िए, एलआईसी को और भी ताकतवर कीजिए, यहां रिक्रूटमेंट कीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। एलआईसी जब ताकतवर होगा तो देश के विकास के लिए एलआईसी में भी और काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो पाएगा। जी। आपने बेहद ही सरल तरीके से इस पूरी बात को रखा श्रीकांत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। और जाहिर सी बात है कि सरकार 100% विदेशी निवेश का न्योता दे रही है विदेशी कंपनियों को, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि एलआईसी जैसा भरोसा कहां से लाएगी, वो विदेशी कंपनियां कहां से ले आएंगी, क्या वो उस भरोसे के साथ भारत में आएंगी, भारत में निवेश करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और 4 चरणों में इस 100% निवेश को लागू किया गया है। 1999 से यह सफर शुरू होता है 26% के साथ और 2025 में इसको 100% कर दिया जाता है। तो यह अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए भी एक अध्ययन का विषय होगा कि विदेशी कंपनियों को रेड कारपेट वेलकम के बाद भी भारत का जो बीमा क्षेत्र है उसमें कितना फायदा हुआ, यह भविष्य में इस पर जरूर अध्ययन किया जाएगा। दर्शकों का लेंस देखने के लिए शुक्रिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही